को पढ़ना है छत्तीसगढ़ का। चालू करो दीपक। चलो, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन थोड़ा सा छोटा था, रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। हम लोग क्या कवर कर लिए हैं? छत्तीसगढ़ का स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार लगाना ही पड़ेगा लग रहा है। चलो, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन है ना, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो जैसा हम किस में पढ़ते हैं इंडिया के रिलेवेंस में, वैसा ही हमको किस में पढ़ना है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अब भारत में पढ़ते हो ना, भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो पर्वत, पठार, पाट, मैदान, बेसिन, है ना, या जल, किसी भी संरचना के हिसाब से हम उसको प्राकृतिक भाग में बांटे हैं ना भाई, वैसे ही हमको किस में बांटना है इसको? अच्छा, जब भारत के फिजिकल डिवीजन को हम बांटते हैं तो मेरे को एक चीज बताओ, आप लोग क्या उसमें फिजिकल डिवीजन जैसे ही पढ़ते हो तो कोई भी फिजिकल डिवीजन होता है उसमें हर एक खनिजों को पढ़ते हो, वहां पाए जाने वाली ट्राइब्स को पढ़ते हो, वहां कौन से फसल का प्रोडक्शन होता है उसको पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो ना, ये सब बाद में पढ़ते हैं। और जब बाद में पढ़ते हैं तो वहां पर जाके उसको फिट कर देते हैं, वैसे ही करते हैं ना। पर छत्तीसगढ़ में ही ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम फिजिकल डिवीजन स्टार्ट करते हैं पूरा ही को पढ़ लेते हैं? अरे भाई, फिजिकल डिवीजन जब स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन में तो हमको केवल डिवीजन पता चलेगा ना। अब जैसे कि मैं अगर समझो रॉक्स नहीं पढ़ाया हूं आप लोगों को, भूगर्भिक संरचना, तो आप कैसे जानोगे कि वहां पर कोई भूगर्भिक संरचना होगी? और भूगर्भिक संरचना नहीं जानोगे तो मिनरल्स भी नहीं जान सकते। ठीक है, भूगर्भिक संरचना नहीं जानोगे, रॉक्स नहीं जानोगे तो मिट्टी कैसी होगी? नहीं जानोगे। और मिट्टी नहीं जानोगे तो क्रॉप्स कौन सा होगा? ये भी नहीं जानोगे। ठीक है, जब तक हम आपको सेंसस नहीं पढ़ा देंगे, वहां की डेमोग्राफी के बारे में आप नहीं जान सकते। जब तक हम आपको इंडस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, वहां की इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानोगे। जब तक मैं आपको ट्रिब्यूटरी या रिवर नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा देता, तब तक आप वहां के नदी भी नहीं जान सकते, वहां की ढाल भी नहीं बता सकते, है ना भाई। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि जैसे ही हम छत्तीसगढ़ में, मैं सभी राइटर्स को देखा हूं कि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन करके लिखेगा और लिखने के बाद पूरी जानकारी दे देगा। देते हैं कि नहीं? बिल्कुल गलत है, आप लोग मत करना। समझ आ रहा है? जितना बोला जाए उतना पढ़िए। और ऐसी कर करके छत्तीसगढ़ की पुस्तक को इतना मोटा कर डाले हैं जो कोई मतलब का नहीं है। समझ आ गई ना भाई? इसलिए आपको मार्केट की सबसे अच्छी बुक बता दी गई है, कौन सी है वो? मुस्कान पब्लिकेशन का डीसी पटेल सर का। वो हमारे छत्तीसगढ़ विषय के अरस्तु हैं वो। समझ आ रहा है ना भाई? बहुत रिसर्च है उनका, तो उन पे भरोसा करिए। बहुत अच्छी किताब है, बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, और मार्केट में और कई किताब है जो मम्मी पापा बच्चे, 3 वॉल्यूम में आता है ना भाई, एक मोटा मोटा मम्मी पापा और इसका पतलू सा बच्चा, 3 3 वॉल्यूम में। अरे 3 3 वॉल्यूम में तो पूरी पीएससी की तैयारी हो जाएगी, मेंस का, फ्री कभी नहीं। समझ आ रहे हैं ना? तो ऐसी किताबों से प्लीज बचिएगा जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में आ रही, इसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो अननेसेसरी अपने दिमाग को प्रेशर मत दो। समझ गए? और बाकी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़िएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है करके। हम भी लिखे हैं कुछ खनिज को, नदियों को, लेकिन हम समझा देंगे उसको कब यूज करना है उसको, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ना। तो यहाँ पर हमारी क्लास में ना बस यही चीज होगा कि आपको किसी भी चीज पर आपका डर को खत्म कर दिया जाएगा
और कितनी आवश्यकता है उसको पढ़ने का ये बता दिया जाएगा। लेकिन मुख्य परीक्षा में आता है आपके प्राकृतिक विभाजन को विस्तार से लिखिए, तब हम जरूर लिखेंगे उसकी भौतिक विशेषताओं को, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है ना। प्राकृतिक विभाजन में ही अगर मैं नदियां बता देता हूं कि यहाँ से बनास बहती है, गोपद बहती है, रिहंद और कन्हार बहती है, तो तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आएगा जब तक मैं नदी नहीं पढ़ाऊंगा? आएगा भाई। तो ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं नदी पढ़ा दूंगा आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में ये नदियां जाती है, ये सेंचुरीज है, ये नेशनल पार्क है, अपने आप पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पर हमको मेन सीखना क्या चीज है, इसके उपविभाग सीखेंगे हम, इसकी एरिया देखेंगे कितना है, परसेंटेज में देखेंगे, और जिला या संभाग में इसका विस्तार कितना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है फिजिकल डिवीजन में प्राइमरी तौर पर। और जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएगी, ज्योग्राफी आगे बढ़ते जाएगा, सब चीज को इसमें लाके डाल दीजिएगा आप। हो गया कि नहीं भाई? लेकिन एक साथ उसको पढ़ाना उचित नहीं लगता मेरे को। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले देखेंगे इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। तो इस अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को अभी स्किप करवा रहा हूं मैं सभी चीजों का, समझ गए ना। सीधे सीधे से बात, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन में पहले ही बता दिया हूं। छत्तीसगढ़ को कितने प्राकृतिक विभाजन में बांटा गया है, जल्दी बोलो। फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहले भाग को बोलते हो आप लोग पूर्वी बघेलखंड का पठार। इंग्लिश मीडियम वाले लोग इसको इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। नाउन का कोई इंग्लिश नहीं होता, पूर्वी बस का होगा, ठीक है। का को जानते हो और पठार को प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। बघेलखंड को बघेलखंड बोलेंगे, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा कौन सा होता है हमारा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। क्या बोलोगे? जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। चल, ये हो गया। तीसरा होता है हमारा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन ये सबसे बड़ा भाग है कि नहीं है? सबसे बड़ा भाग है महानदी बेसिन। और चौथा होता है हमारा दंडकारण्य का पठार। ये हमारे मेन क्या है? प्राकृतिक विभाजन है, दंडकारण्य का पठार, का पठार। तो आप लोग जैसे कि आप उसमें पढ़े हो ना भारत में, तो भारत को भी कुछ फिजिकल डिवीजन में बांटा गया था। जैसे उत्तर का विशाल हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। जब हिमालय पढ़ते थे तो ट्रांस हिमालय देखे थे, ग्रेटर हिमालय देखे थे, है ना भाई, लेजर हिमालय देखे थे, ये सब देखे थे कि नहीं, शिवालिक वगैरह। और उसके बाद फिर पेनिनसुला प्लेटू देखे थे हमने, कोस्टर प्लेन पढ़े थे, ये सारा चीज देखे थे ना। और उसके बाद कुछ आइलैंड्स भी हम लोग पढ़े थे। तो ये भारत का हो गया। भारत के जैसे हमको किसका देखना है? छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में को कितने फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है? तो जब फिजिकल डिवीजन की मैं बात करूंगा तो उसकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर ही तो बांटेंगे ना, ठीक है। जब कहीं आसपास के एरिया में एक जैसी समानता होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक जैसा प्राकृतिक प्रदेश। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर बेसिन नहीं हो सकता या अन्य चीज नहीं हो सकता। जैसे इधर समझो कि इधर ज्यादातर लड़के बैठे हैं, बीच बीच में अगर लड़कियां बैठी हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई? लड़कों का ग्रुप बोलेंगे। 2-4 लड़कियां हैं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, समझ गए ना भाई। तो वैसे ही बड़ी विशेषताओं को हम लेते हैं। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार कहने का मतलब है कि ज्यादातर इसका हिस्सा कैसा है? प्लेटू फॉर्म में मिलेगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैदान नहीं मिल सकता, पहाड़ी नहीं मिल सकती, बेसिन नहीं मिल सकती, सारी संरचनाएं आपको मिलेगी, ठीक है। अब जब मैं आपको क्या पढ़ा दिया था? भारत। तो वहां पर पर्वत क्या होती है इसकी डेफिनेशन पढ़ा दिया था, पहाड़ी क्या होती है इसकी भी डेफिनेशन पढ़ा दिया था, पठार क्या होता है ये भी मैं पढ़ा दिया था, और पाट क्या होता है ये भी पढ़ा दिया था। समझ गया ना भाई? इन चारों की डेफिनेशन हो गई थी, तो यहाँ पर समझने वाली बात नहीं है। फिर भी एक बार मैं याद दिला देता हूँ। पर्वत हम उसको कहेंगे जिसकी ऊंचाई क्या हो? 1000 मीटर से ज्यादा हो। तो यहाँ पर 1000 मीटर करके लिख लेना। तो पर्वत ऐसा भूभाग है जिसका शीर्ष कैसा हो? नुकीला हो, ठीक है, जिसका शीर्ष कैसा हो? नुकीला हो, और जो जनरली कैसे हो? 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो, तो उसे हम पर्वत कहते हैं। और यहीं पर मैं ए बना देता हूं। तो बताओ, इसको लिख देता हूं मैं ए और इसको लिख देता हूं बी। तो ए क्या है और बी क्या है? पहाड़ है। आगे बात समझ में।
अब ऐसा कोई भी पर्वत या पहाड़, अब मैं एक डेफिनेशन को क्या बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी पर्वत या पहाड़ जिसका शीर्ष समतल हो, जिसका शीर्ष कैसे हो जाए, जिसका शीर्ष कैसा हो जाए, समतल हो जाए, ऐसा कोई भी पर्वत या पहाड़ जिसका शीर्ष समतल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, पठार कहते हैं। अब की स्थिति में ए और बी क्या बन गया है, हमारा पठार बन चुका है। इस स्थिति में अगर ए और बी को देखोगे तो क्या है, ये पठार है। और जब यही पठार, अब जब यही पठार कैसे हो जाते हैं, सीढ़ी नुमा हो जाते हैं, किनारों पर ढाल नुमा या सीढ़ी नुमा हो जाते हैं, तो ऐसी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, पाट बोलते हैं। ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं हम, पाट। तो दोबारा मेरे से नहीं पूछोगे ना। तो पर्वत, पहाड़, पठार, पाट क्या होता है, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक, आगे बढ़े फिर। तो अब इसमें लिखा हुआ है पठार, पाट, ये हो गए क्लियर। और बेसिन क्या होता है, तो बेसिन की भी डेफिनेशन आपको इंडियन ज्योग्राफी में दे दी गई है। बेसिन किसको बोलते हैं, बैंक किसको बोलते हैं, नदियां हैं, वो दो प्रकार की मिट्टी लाती है, खादर और बांगर, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़, और इसी के द्वारा डिपॉजिट कर देने से जो मैदान बन जाता है उसको बेसिन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कोई हमको डाउट है क्या, तो जितना भी टेक्निकल टर्म्स है वो तो हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि ये पूर्वी बघेलखंड का पठार किधर है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश किधर है, ठीक है, महानदी बेसिन किधर है, दंडकारण्य का पठार कहाँ है। तो आप अगर इसको देखोगे तो पूर्वी बघेलखंड का पठार आपको कहाँ पर मिलता है, पूर्वी बघेलखंड का पठार आपको मिलेगा जसपुर सरगुजा संभाग में। कहाँ पर मिलेगा, लेकिन क्या पूरे सरगुजा संभाग के सभी जिलों में मिलता है क्या, नहीं। ये सरगुजा संभाग के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और लगभग 70% सरगुजा और 70% बलरामपुर, यहीं पर मिलता है ना भाई। तो ये सरगुजा संभाग में मिलता है। अगर हम जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात बोलें तो ये भी किस संभाग में मिलता है, सरगुजा संभाग में। लेकिन इसका जो मुख्य विस्तार है वो हमको तो कहाँ मिलता है, जसपुर में, है ना। इसका मुख्य विस्तार कहाँ मिलेगा, जसपुर में। साथ ही साथ ये कहाँ फैला हुआ है, बलरामपुर। और सबसे मुख्य विस्तार कहाँ है बोल रहा हूँ मैं, जसपुर। और सबसे जो फेमस पार्ट है पर्यटन की दृष्टि से वो कौन सा है हमारा, वो सरगुजा में पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं मैन पार्ट, है ना भाई। बलरामपुर में क्या पड़ जाता है हमारा, सामरी पाट। बलरामपुर में क्या पड़ जाता है, सामरी पाट, ठीक है। और जसपुर में क्या पड़ जाता है, जसपुर पाट, ठीक है। और पंडरा पाट, ये दोनों पाट किस जिले में पड़ेगा, जसपुर में। सरगुजा में देखोगे तो हमको मिल जाता है यहाँ पर कौन सी, जल्दी बोलो, एक तो मिलता है मैन पाट और दूसरा जारंग पाट। तो जारंग पाट का कुछ विस्तार आपको बलरामपुर में भी देखने को मिलेगा और कुछ विस्तार हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और सामरी पाट, एक्चुअल में सामरी पाट दो पाटों की संरचना है, संयुक्त नाम को हम क्या बोलते हैं भाई, सामरी पाट। तो सामरी पाट अपने आप में दो भागों में बटा हुआ है। इसके पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं हम, लहसुन पाट, इसी में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है लहसुन पाट। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, जमीर पाट, जिसे हम बॉक्साइट का मैदान कहते हैं, बॉक्साइट का मैदान बोलते हैं। तो समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा कौन सा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार आपको कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो मिला बलरामपुर, दूसरा सरगुजा, और इसका मेन विस्तार हमारा कौन सा है, जसपुर। सबसे बड़ा पाट प्रदेश बोलेंगे तो जसपुर, सबसे बड़ा पाट प्रदेश बोलेंगे तो ये जो सामरी पाट होती है इसको हम ऊंची घाट कहते हैं। क्या घाट बोलते हो, ऊंची घाट। और जसपुर पाट को हम क्या बोलते हैं, नीची घाट। मैन पाट की औसत ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, आपने देखा है। इन सब के अलावा यहाँ पर हमको क्या मिलता है, जारंग पाट, यहाँ भी खूब बॉक्साइट होता है। और ये मिलता है हमको पंडरा पाट, जहाँ से दो मुख्य नदियाँ निकलती इधर की, इधर है ना, एक साउथ की ओर ईब नदी और उत्तर के नीचे कौन सी नदी निकलेगी, ईब, और ऊपर की ओर कौन सी नदी बह जाएगी, उत्तर की ओर कन्नर नदी। एक होता है हमारा जारंग पाट, जिसको भी बॉक्साइट का क्या बोलते हो, बॉक्साइट का भंडार, इसको भी बॉक्साइट का भंडार। जमीर पाट क्या कहलाता है, बॉक्साइट का मैदान। और लहसुन पाट में छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गौरलाटा। अगर इसका ठीक से अध्ययन किया जाए तो इस छत्तीसगढ़ की सेकंड सबसे ऊंची चोटी होगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी होनी चाहिए, नंदीराज चोटी। तो यहां तक समझ आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग कौन सी बेसिन, महानदी बेसिन।
तो महानदी बेसिन का विस्तार आपको पूरी तरह से कहाँ मिलेगा? दुर्ग संभाग में, रायपुर संभाग में और बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में तो बिलासपुर के सभी जिले, दुर्ग संभाग के सभी जिले, हल्का सा जो मोहला मानपुर है वो कहाँ चला जाएगा? दंडकारण्य में चला जाएगा। उसी तरह से कांकेर का दक्षिणी भाग भी कहाँ चला जाएगा? लेकिन आधा मोहला मानपुर तो आ रहे हैं ना, तो इस तरह से आप बोल सकते हो दुर्ग रायपुर बीएसपी के सभी जिले इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर कौन सा संभाग आ जाएगा आपका? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग। अब एक एक करके हम इसको नक्शे में देखने हैं ना। चलो अब तो सबसे पहले इसका क्या पढ़ेंगे हम? विस्तार। तो पूर्वी बघेलखंड का विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है? तो पहले ही बता दिया गया है आपको, एमसीबी में। कहाँ पर मिलेगा? एमसीबी। तो एमसीबी ये बिजली वाला नहीं है भाई, ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा कौन सा है? कोरिया। तीसरा सूरजपुर। चौथा बलरामपुर और पांचवा सरगुजा। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत इन 5 जिलों में इनका विस्तार मिलेगा। अगर हम इसको बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिए सर। ये छत्तीसगढ़ का हमारा कौन सा हो गया? उत्तरी वाला एरिया है ना, तो इस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? जसपुर, पूर्वी बघेलखंड का ये जो एरिया देखिए, आ गई बात समझ में? यहाँ पर जसपुर है, सरगुजा है, कुछ हिस्सा इसका छूट गया, मेन पार्ट लुंड्रा वाला, और यहाँ पर आपका सामरी शंकरगढ़ वाला एरिया आपका छूट गया है। तो शेष सभी जितने भी जिले हैं वो किसके हिस्से हैं? पूर्वी बघेलखंड के पठार। लेकिन पूर्वी बघेलखंड का पठार स्वयं किसका है? बघेलखंड के पठार का, जिसका मुख्य विस्तार आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और इसका पूर्वी हिस्सा हमको कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में। इसलिए इसको हम बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। आ गई बात समझ में? दूसरा होता है हमारा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो पहले ही बता दिया गया है, मुख्य विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? जसपुर में। मुख्य विस्तार कहाँ मिलेगा? जसपुर। दूसरा कहाँ मिलता है? बलरामपुर में। और तीसरा सरगुजा। समझ आ गया? तो इसको देखो, यहाँ से जो छूटा है उस इलाके को यहाँ से लेकर के, ठीक है, इस एरिया को ले लो पूरा ऐसा, क्योंकि लैलूंगा तो इसमें शामिल है ना भाई, क्योंकि पत्थल गांव लैलूंगा का पठार भी इस उप विभाजन इसका हिस्सा है। क्लियर? ये सॉरी, ये पूरा एरिया। आगे बात समझ में? तो ये बलरामपुर हो गया, ये कौन सा हो गया? जसपुर, ये सरगुजा और हल्का सा रायगढ़। रायगढ़ का ले लूंगा, तो ये चारों को मिला करके क्या बन गया? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। इसके उप विभाजन भी हम देखेंगे जो बहुत जरूरी है। पहले एक एक करके इसका विस्तार समझो। आगे बात समझ में? अब इसके बाद देखना, यहाँ से मैं काट दिया हूँ आपके मोहल्ला को, कट गया ना भाई। अब इसके बाद देखो, ये पूरा एरिया कंप्लीट, ध्यान से देखिए मैं कहाँ से कहाँ तक बनाते चल रहा हूँ। अरे दूसरा कलर में ले लेना था, गड़बड़ हो गया, ग्रीन में ले लेते हैं। ये पूरा एरिया अब तो समझ तो आ गया ना भाई कहाँ तक। देखो कांकेर कटा कि नहीं कटा, और मोहला, ये पूरा एरिया अब किसका पार्ट है? जल्दी बोलो। महानदी बेसिन का। तो सबसे बड़ा भाग है, आपको ऐसे दिख रहा है। टोटल 50% एरिया तो इसी का हो जाता है, 68,064 वर्ग किलोमीटर। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो फिर से किसका पार्ट हो गया? दंडकारण्य के पठार का। ये पूरा हिस्सा किसका है? दंडकारण्य के पठार का। ये हो गया हमारा दंडकारण्य का पठार। लेकिन दंडकारण्य के पठार का एक्चुअल विस्तार देखोगे तो थोड़ा महाराष्ट्र भी मिलेगा, थोड़ा आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा और उड़ीसा मिलेगा। तो 3 राज्यों में इसका विस्तार मिलता है, किसका? लेकिन दंडकारण्य के पठार का हम केवल वो हिस्सा भी देखेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है। प्राकृतिक विभाजन है ना, इसको प्रकृति ने बांटा है, इंसानों ने नहीं। इसलिए राजनीतिक सीमा रेखा का पालन नहीं करेगा, है ना भाई। जैसे हिंदू कुश पर्वत को बोलोगे तो करता है सीमा रेखा का पालन। हिमालय पर्वत को बोलोगे तो भाई तुम अपनी जगह हो भारत, तुम अपनी जगह हो तिब्बत, तुम अपनी जगह हो चाइना, तुम अपनी जगह हो नेपाल, हम अपना काम करेंगे। तो कितने सारे देशों से जाता है कि नहीं जाता है। तो इसको राजनीतिक सीमाओं से कोई मतलब नहीं होता। तो समझ आ गया कि नहीं? चलो अब तुम लोग बताना कि ये जो मैं बना रहा हूँ कौन किसका भाग है, बताओ जल्दी बोलो। ये कौन सा हिस्सा है? एकदम लाउडली बोलो, किसका हिस्सा है ये? पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का, ये क्या हो गया इसको फिर? पूर्वी बघेलखंड का पठार।
ज़्यादा एडवांस पैनल खरीद लेना भी मुसीबत है। चलो दूसरा कौन सा होगा ये, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश है ना। और सबसे नीचे जो है हमारा वो क्या है, ये वाला दंडकारण्य का पठार। ये कौन सा इलाका है, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, आप लोग जिला कौन कौन सा है मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, जब इतना टाइम एक्सपेंड कर दिया तो याद हो गया ना भाई। तो महानदी बेसिन में पूरा का पूरा दुर्ग संभाग, पूरा का पूरा बिलासपुर संभाग, पूरा का पूरा रायपुर संभाग, हल्का सा कांकेर, ये भी लगेगा ना। चलो, और दंडकारण्य का पठार पूरा का पूरा बस्तर संभाग, थोड़ा सा मोहला और थोड़ा सा कांकेर। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसका मुख्य विस्तार बोलोगे तो बस्तर संभाग। अब इसके बाद हमको इसमें याद क्या करना है, अब इतना तो हो गया कि एरिया कहाँ कहाँ पर पड़ता है, ये याद हो गया ना। अब तो दूसरा हमको इसका एरिया याद करना है स्क्वायर किलोमीटर में, और दूसरा क्षेत्र परसेंटेज में, है ना भाई। चलो, तो पूर्वी बघेलखंड का विस्तार कितना है, 21,863 वर्ग किलोमीटर, जो कि 16 दशमलव, इसको 16 ही करके याद रखो तो जल्दी याद होगा, ज्यादा गणित नहीं लगाएंगे, 1-6 करके वो गणित में लगा लेंगे। तो 16.16 के साथ याद कर लेना, 21,863 वर्ग किलोमीटर। ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए, 21,863, 16.16 रट डालो, आखिरी दिन तक मत भूलना, मेंस के जून के बाद भूल जाना, समझ गए। तो इसकी एक्सपायरी डेट कब तक होनी चाहिए, जून 2026। ठीक है, और इंटरव्यू में चिंता मत करो, तुमसे कोई इसकी क्षेत्रफल पूछने वाला नहीं है। इंटरव्यू में जो तुम पुस्तक पढ़ते हो ना, मूर्ख हो, समझ गए। प्रीलिम्स और मेंस में आपसे पूछ लिया है जो पूछना है। वैसे हमारे आयोग कोई दमदार नहीं है, हम उसमें तो 7 बार गए हैं, है ना। यही सब पूछते रहते हैं जो पुस्तक में है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम आयोग के इंटरव्यू में ना आके कि किसी वाइवा दे रहे हैं, ऐसा लगता है। कॉलेज का फील ही नहीं होता कि यार क्या है ये, इंटरव्यू है करके। वही पूछेगा जो आपके सिलेबस में है, समझ आ गए ना। तो बड़ा सरल है इंटरव्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, 100 नंबर में 70-80 ऐसे ही आ जाएगा, रट लो इसको पूरा। दूसरा कौन सा हुआ, 6,208 वर्ग किलोमीटर, और यह है हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जो कि सबसे कम है कि नहीं है, केवल 4.59। ये कुल भूभाग का कितना है, 4.59। और सबसे बड़ा है हमारा महानदी बेसिन, 68,064 किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, 50.34%, सबसे बड़ा है कि नहीं। और यहीं पर होता है हमारी धान की खेती, और चारों तरफ से देखोगे तो ऊंचाई है इसके सब तरफ। पश्चिम में मैकल है, उत्तर में पेंड्रा लोरमी का पठार, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, चमर ढाल, है ना, लैलूंगा का पठार, ये चारों तरफ से। इधर बोलोगे तो आपका ये क्या हो जाता है, धारी डोंगर, आरी डोंगर, ये सब हो जाता है ना। नीचे जाओगे तो हमारी दुर्ग उच्च भूमि आ जाती है। तो चारों तरफ देखोगे तो एक कटोरे के समान इसकी आकृति हो जाती है, बीच गड्ढा है, और इसी में बसा है हमारा छत्तीसगढ़, और इसी में हमारी सभी प्रकार की नदियां हैं, मुख्य नदियां, चाहे वो महानदी अपवाह तंत्र बोलो, या इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ, जो कि खुद अपने आप में काफी बड़ा क्या बना देता है, नदी तंत्र। लेकिन बहुत सारी नदियों का तंत्र मिलने से यहाँ पर मैदानी हिस्सा बन जाता है, फर्टाइल लैंड हो जाता है ना। और लाल पीली मिट्टी तो है, बट उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। तो पानी की कमी है क्या, नहीं है। तो पानी हमको मिल जाता है नहरों के द्वारा या ऊपर मानसून से। तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी खेती होती है, प्रोडक्शन खूब होता है, किन चीज़ों का, धान का। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई, छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा, भारत का धान का कटोरा, मध्य भारत का धान का कटोरा। कुछ भी बोले, धान का कटोरा आया मतलब छत्तीसगढ़। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इसको मध्य भारत का बोला। अब भाई मध्य भारत बोलोगे तो मध्यम तो आ रहा है, दक्षिण भारत तो नहीं है। अगर आपको बोलेंगे दक्षिण भारत के धान का कटोरा या राइस बाउल बोल देंगे तो तमिलनाडु का मैदान को ले लोगे। ले उतना तो लॉजिक लगा सकते हो ना, अभी दक्षिण में है कि उत्तर में है कि दक्षिण पूर्व में है, पश्चिम में है कि मध्य में है। आपको पहले ही पढ़ा दिया गया छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, मध्य में है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और उसमें भी सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। तो भारत से कनेक्ट कर करके पढ़ोगे, इसीलिए पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई गई, उसके बाद सीधी ज्योग्राफी, ताकि समझ अच्छी बने। और दूसरा बड़ा भाग है हमारा, वो है हमारा कौन सा, 39,060 किलोमीटर, जो कि
कितना बोलोगे? कुल भूभाग का 28.9 वेग। तो ये जो लाइन है वो पूरा याद होना चाहिए, ये तो ऐसे ही याद रहेगा, याद रहेगा ना। बताओ 68,064 वर्ग किलोमीटर किसका है? 39,060 किसका है? 21,863। याद हो गया ना भाई। और एक और बच गया 6,208। अब इसके परसेंटेज भी अच्छे से याद करना। 16.16 तो कभी नहीं भूलोगे। इसका 4.59, देखो 4.59, 4 5 को जोड़ोगे तो 9 आ गया। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, सब में मत लगाते रहना। 50.34 और इसके बाद क्या आ गया? 28.9, 28.9। थोड़ा जब घर में पढ़ते हो ना, स्टे कर करके पढ़ा करो, लिख लिख के पढ़ा करो, हड़बड़ हड़बड़ मत किया करो। हो गया। अब आती है इसकी भूगर्भिक संरचना। तो मैं वही बोला हूं, अभी मैं आपको भूगर्भिक संरचना पढ़ाया हूं क्या? भारत का पढ़ाया हूं। और भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ाने से आपको इस बात की अनुमान हो चुकी है कि क्या क्या भूगर्भिक संरचनाएं होती है। जैसे कि आर्कियन, है ना, धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना, विंध्यान, है ना, लेटराइट, दक्कन ट्रेप, जो भी बोलिए, लमेटा समूह, ये सब जान गए हो कि नहीं? तो कम से कम पूर्व परिचित हो शब्दों से। तो यहाँ पर कौन कौन सा चट्टान है वो तो हम बाद में देखेंगे। फिर भी अगर एक नज़र देखनी है तो देख सकते हो, आर्कियन और गोंडवाना, ये जो एरिया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन होता है। किसका? कोयला। तो जहाँ पर कोयला होगा वहाँ पर कौन सी चट्टान होगी? गोंडवाना, क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही आपको जीवाश्म ईंधन मिलेगा। तो कोयला मिलता है हमारे यहाँ, लेकिन नेचुरल गैस नहीं मिलती। क्रूड ऑयल हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। मिलता है पेट्रोलियम, हमारे यहाँ केवल और केवल क्या मिलता है? कोयला मिलता है ना भाई। दो संस्तरों, परतों के बीच में, है ना, पत्थर और रेत के बीच में क्या है? हमको कोयला मिलता है यहाँ पर। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और इसमें भी गोंडवाना में 3 होता है ना, जानते हो ना भाई। समय के हिसाब से क्या बोलोगे? ऊपरी, निचली और मध्य। तो हमारे यहाँ मध्य का नहीं मिलता, ऊपरी गोंडवाना मिलेगा और निचली गोंडवाना। अब पूरा क्रोनोलॉजी याद है ना आप लोगों को? कितने ठुक पढ़ाया था बताओ? बताओ भाई, कितना होता है टोटल? युग कितने होते हैं? 4 युग होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ईरा कितने होते हैं? गया, वही तो बोल रहा हूं मैं। पूरा ना पढ़ाया हूं, अगर वो भूलोगे तो तुम जघन्य अपराध कर रहे हो। समझ गए? और इस अपराध की सजा तुमको आज मैं नहीं दे सकता। इस अपराध की सजा तुम्हें 100 प्रश्न देगा 15 फरवरी को, सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक। समझ गए? तो बोले थे ना, एक हमारे जब साइमन कमीशन आया था तो मेरी शरीर पर पड़ा एक एक प्रहार तुम्हारी ताबूत की कील साबित होगी। कौन है बताओ? बाल गंगाधर तिलक बोलेगा। गजब हो यार, हिस्ट्री भी खराब है तुम लोग का, तो इसके साथ साथ सभी गड़बड़ है तुम लोग का। तो समझ गए ना? तो यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो अपनी ही ताबूत के कील ठोक रहे हो तुम लोग। क्या आपको नहीं पढ़ाई गई है भूगर्भिक संरचना? यहाँ पर पढ़ा दिया गया है प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक। पहले में कोई युग नहीं होगा, क्योंकि जीव ही नहीं है, तो युग कहाँ से होगा? रिजनरेशन होगा। फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। अब उसके बाद फिर पूरा पढ़ा दिया गया था आपको इपोच, एक एक ठोक पढ़ा दिया गया ना भाई। जैसे शुरू में क्या था? आर्कियन, उसके बाद था प्री कैम्ब्रियन, उसी में था। उसके बाद क्या था? कैम्ब्रियन। उसके बाद फिर, अब धीरे हो जाएगा ना आवाज, क्योंकि यहां से आपकी कॉन्फिडेंस पता चल जाएगी, है ना भाई। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, उसके बाद फिर सेलोरियन, बहुत बढ़िया। उसके बाद डेवोरियन, उसके बाद फिर कार्बोनीफेरस। हो गया ना? कि और है इसमें? कौन है? कौन सा? पार्मियन। खत्म। यहां पर बनेगा क्या? गोंडवाना बनेगा। कार्बोनीफेरस से स्टार्ट हो जाएगा, कार्बोनीफेरस से स्टार्ट हो जाएगा, जुरासिक युग तक चलेगा। अब अगले में क्या बताया था बताओ? 3 ठोक इक वाले है ना, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिस्टेशियस। तो जुरासिक तक बना है कि नहीं? कार्बोनीफेरस से जुरासिक। तो ये सारे कंसेप्ट कहाँ से लाओगे? इंडियन ज्योग्राफी से। अब फिर मेरे को बोलोगे सर छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में पढ़ाओ, तो मतलब ही क्या हुआ फिर मेरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने का? तो आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, फिर से जाके देखिए उसको। भाई इंडियन ज्योग्राफी को छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से थोड़ा सेपरेट करो ना।
आर्कियन जैसे बना है वैसे तो छत्तीसगढ़ में भी बनेगा। छत्तीसगढ़ में आर्कियन चट्टान बनने के लिए कुछ देसी मेथड हो जाएगा क्या? कोई छत्तीसगढ़िया मेथड हो जाएगा क्या? मेथड तो प्रकृति ने एक ही बना के रखी है ना। तो वही में तो मैं यहाँ पर आर्कियन चट्टान कैसे बनती मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं तो वो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा दिया। लाल पीली मिट्टी कैसे बनती है मैंने कहाँ पढ़ा दिया। आप छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में फिर लिख देते हो यार आर्कियन कैसे बना, लाल पीली मिट्टी कैसे बना। कैसे बकलोल हो आप लोग पुस्तक लिखने वाले। अब भाई एक चीज को दो दो बार क्यों लिख रहे हो आप? उस चीज को हम कहाँ समझा चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में। आप यहाँ बताओ ना कि लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है ना भाई। हमारे यहाँ लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? हमारे यहाँ की लाल पीली मिट्टी में किस तरह की फसलों को उपजाते हैं? हमारे यहाँ इसमें कितना पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू भी तो लगभग सबका सेम आता है। तो आप उस मिट्टी का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विशेषता बताओ ना, बनता कैसे है। तो जहाँ भारत में जैसे बनता है लाल पीली मिट्टी वैसे यहाँ भी बनेगा यार, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ओवरलैप्ड मत करो, जो चीज वहां पढ़े उसको यहाँ मत पढ़ो। और इसीलिए आपकी किताब मम्मी पापा बच्चे, समझ गए। अदरवाइज एक पतली सी किताब मुश्किल से 400 से 500 में पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से आ जाएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा उसमें। समझ आ रहा है ना। तो अननेसेसरी पढ़ाई मत करो, कोई मतलब नहीं, माथा कपार फोड़ डालोगे तुम लोग ऐसा कर करके। मत करो ये सब, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, है ना। आधा तो इंसान पुस्तक की मोटाई देख करके ही मरी जाए, मर जाएगा ना भाई, पढ़ने का इच्छा ही खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी तो मार्केट में किताबें आती हैं, होश हवास नहीं है क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस क्रम में लिखना है। वो तो पढ़े हैं ना 2024 का क्वेश्चन घुसाने के। हाँ, हमारे वो किताब से इतना आया, क्रेडिट लेने के चक्कर में पुस्तक के साथ क्या कर डाले, बर्बाद कर डाले, है ना भाई। देखिए हर चीजों की एक मौलिक विशेषता होती है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। पुरुष अपने पुरुषत्व में अच्छा लगता है, महिलाएं स्त्रियां अपने स्त्रीत्व में अच्छी लगती हैं। सजना सवरना ये स्त्रियों का गुण है। पुरुषों को देखे हो कभी पार्लर जा करके वहां पर अपने आईब्रो को एकदम मस्त बनाए ऐसा, हाँ उनको देखे हो कभी D10 कराते हुए? पुरुषों को कराते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कराते, लेकिन जनरली ये किसका गुण है? सजना संवरना सुंदर दिखना इन्हीं लोगों में अच्छा लगता है। और हम लोगों को रफेल उड़ाना है, देश की रक्षा करना, ये सब में मजा आता है ना। अब बताओ युद्ध में जाओगे तो मेकअप पोत के जाओगे कि उल्टा वो केरवच को लगा के जाओगे? तो भाई पुरुषत्व अलग चीज है और स्त्रीत्व अलग चीज है। और पुरुष स्त्री की समान सजना सवरना शुरू कर दे तो ना वो पुरुष रहेगा ना ही स्त्री, वो क्या हो जाता है आप लोग बीच की स्थिति जानते हो। तो इन पुस्तकों की हालत ऐसे ही हो गई है, ठीक है। तो हमारा पुस्तक पढ़िए, एकदम मर्दानगी पुस्तक है, क्लियर है ना। और उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे बुक से नहीं तो कहीं से नहीं, और हमारा बुक बहुत कम रहेगा। तो फिर भी मैं बता दिया आर्कियन और क्या रहेगा यहाँ पर, गोंडवाना। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में हमको दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती है, और हमारे यहाँ दक्कन ट्रैप की चट्टानों में बॉक्साइट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बॉक्साइट। महानदी बेसिन में पूरी तरह से कडप्पा क्रम की चट्टानें, और रायगढ़ साइड में हमको थोड़ा सा विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। और हमारे यहाँ कडप्पा और विंध्यन दोनों में हमको सीमेंट ग्रेड की चट्टानें मिलती हैं। मतलब बलुआ पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, और इस पत्थर से हम सीमेंट का उत्पादन करते हैं। आप देखोगे मैदानी एरिया में बहुत ज्यादा सीमेंट प्लांट है कि नहीं है, ठीक। और उसके बाद दंडकारण्य का पठार देखोगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर आर्कियन ही ज्यादा दिखता है। और जैसे बैलाडीला वगैरह हो गया, दंतेवाड़ा, उसमें पूरी तरह से आपको क्या मिलेगा, धारवाड़। थोड़ा सा हम इसमें चले जाते हैं बीजापुर में, तो वहां पर भी हमको धारवाड़ मिलता है। क्या मिलता है? धारवाड़। आ गई बात समझ में। तो ये तो आपको बाद में समझ आएगी, और लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान होगा तो समझ लो वहां पर मुख्य खनिज कोयला ही होने वाली है। मुख्य खनिज क्या होता है वहां पर? कोयला। और दक्कन ट्रैप का होगा तो पहले ही बता दिया गया बॉक्साइट। मेन को याद कर लो अभी, कडप्पा में हमेशा होगा चूना पत्थर, और फिर से अगर धारवाड़ आ गया तो लौह अयस्क। अब प्रमुख नदियां, जब नदियां पढ़ाऊंगा तभी समझ आएगा। हालांकि आपको सीजी मैप पढ़ा दिया गया है जिसकी वजह से एकदम बन जाएगा। जैसे पूर्वी बघेलखंड के पठार के उतने जिले को थोड़ा इमेजिन करो, उतने से होकर के कौन कौन सी नदी बहती, तो बनास, गोपद, नेयूर,
बहेगा कि नहीं बहेगा भाई? हाँ, रिहंद, कन्हार, मुख्य का लो, अब दुनिया भर का चिलहर, महान, मोरनी, ये मत शुरू मत हो जाना। ठीक है, मेन मेन की बात करना है हमको। ठीक, तो बनास, गोपद, रिहंद बहा कि नहीं? नहीं, और हसदेव नीचे की ओर बह जाता है, हमारे महानदी में आके मिल जाएगा। और जसपुर सामरी में देखोगे तो कन्हार, ईब नीचे की ओर, शंख नदी ब्रह्माड़ी में चलेगी, मांड महानदी में चली जाती है। ध्यान आ रहा होगा, मैप पढ़े हो तो। और महानदी ये हमारे सिहामा पर्वत से निकल जाएगा, है ना, बहुत एकदम यू टर्न मारता है कि नहीं ये। ठीक है, और शिवनाथ इसका भाई। इसके बाद फिर इसमें दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी और ये कोटरी वगैरह। ठीक है, जिसको आप लोग परालकोट नदी भी बोलते हो। ठीक, ये सारी नदियां हैं, और भी बहुत सारी है, हम रेंडमली बता रहे हैं। जल विभाजन, जब आपको नदी पढ़ाएंगे, पूरा भूभाग पढ़ाएंगे, तब आपको जल विभाजन अपने आप समझ आएगा, अभी कुछ समझ नहीं आएगा। तो जल विभाजन कैसे तय होता है? कहीं पर का उठा हुआ भूभाग, जिसकी वजह से जो हमारी नदियां हैं, जो मुख्य नदियों में बहेगी, ठीक है, वो अपने अपने तरफ बहेगी। जैसे कि उधर हो गया हमारा, जैसे ये देखो, ये हो गया, दो पार्ट बना दिया, इस पार्ट को मैं बोल रहा हूँ ए, और इस पार्ट को बोल रहा हूँ कौन सा, बी, है ना। अब इधर कोई नदी बह रही है और इधर भी कोई नदी बह रही है, तो इस नदी का देखो बहाव किधर है, इस ओर, इस नदी का बहाव किधर है, इस ओर, है कि नहीं भाई? तो इसमें आके इधर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। और जितनी भी नदियां हैं इसी में आके मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो एक प्रकार का ए और बी के बीच में ये भूभाग क्या कर दिया, जल विभाजक का काम कर दिया ना। तो कौन जल विभाजक का काम किया? ये वाला भूभाग, ये देखो, ये भूभाग जल विभाजक का काम किया है ना। ये कोई भी भूभाग हो सकता है। वैसे ही जो हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है, कौन कौन से नदी तंत्रों को अलग करता है? तो देखो, गंगा नदी अपवाह तंत्र को कर देगा, और नीचे महानदी अपवाह तंत्र को कर देगा। उसी तरह से हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, तो वो भी गंगा नदी को और महानदी को ही करेगा। महानदी बेसिन बोलोगे तो महानदी बेसिन किसको करेगा? गोदावरी एवं महानदी। गोदावरी नीचे आ जाता है और महानदी अपने एरिया में बह रहा है, तो दोनों को अलग किया ना भाई। तो जैसे जैसे नदी पढ़ोगे वो अपने आप समझ आ जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको विस्तार याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है, बाकी चीजें ऐसी है जो अपने आप याद हो जाएगी, अपने आप। उसको यहाँ पर पढ़ा के माथा पच्ची करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी एक बार मैं डिक्टेशन कर देता हूँ, है तो ऊंची चोटी बोलेंगे तो देवगढ़। जब तक आपको मैं पहाड़ी संरचना नहीं पढ़ाऊंगा, आपको देवगढ़ रटना पड़ेगा। और जैसे ही मैं पढ़ा दूंगा कि भाई इधर मुख्य पहाड़ी ये है और इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ है, ऐसे ही याद हो जाएगा। वैसे ही जसपुर सामरी पार्ट में क्या होता है? गौरलाटा। महानदी बेसिन में कौन सा हो जाएगा? बदरगढ़, जो कि मैकाल पर्वत में मिलेगा, 1176 मीटर ऊंचा। और दंडकारण्य में चल देते हो तो फिर 1210 का नंदीराज। ऐसे ही याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्राकृतिक विभाजन में मुख्य रूप से क्या याद करेंगे हम? ठीक है, विस्तार और क्षेत्रफल। बाकी सब अपने आप, क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अपने आप याद रहेगी। तो माथा पच्ची नहीं करोगे कि नहीं, कि करोगे? अब फोड़ने का मन लग रहा है तो ऐसे फोड़ देना। मैं क्रम से पढ़ा रहा हूँ, एकदम क्लियर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको बोझ पैदा नहीं करूंगा छत्तीसगढ़ को, जैसे कि दूसरे लोग कर चुके हैं, नहीं लगेगा। हवा सब्जेक्ट बना के रखे हो एकदम। इस सब्जेक्ट में ना तो कुछ कंसेप्ट है ना कुछ भी है, समझ गए? ये 2 महीने में ये सब्जेक्ट तैयार किया जा सकता है। ठीक, समझ आ गया? औसत वर्षा है बाबू, ये तुमको ये सब नहीं करना है अभी। ये सब कहाँ से समझ आएगा? जब मैं क्लाइमेट पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ का तब। तो जब वहां पढ़ाऊंगा आपको वर्षा के बारे में बताऊंगा ना, तब तो समझ आएगा ना भाई। तो हम बांट लेंगे उसको वहीं पर। अभी क्या टेम्परेचर, तो ये भी आपको क्लाइमेट से समझ आएगा। ठीक है, किससे? क्लाइमेट से। अब देखो मुख्य परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे। मुख्य परीक्षा में प्रश्न ऐसे आ सकता है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार की स्थिति एवं भौतिक विशेषताओं, ये आएगा। अब ये आपसे 2 नंबर का, 4 नंबर का, 8 और 15 का पूछा जा सकता है। आगे ना बात समझ में? तो जब मैं मेंस का मैं आंसर राइटिंग चालू करूंगा तो मैं बता दूंगा 2 में कितना लिखना है, 4 में क्या लिखना है, 8 में क्या लिखना है और 15। 10 वाला तो नहीं आएगा। समझ आ रहा है ना भाई? वहां मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। या हो सकता है कि इनमें से 2 को पूछ ले 15 का, या 2 को पूछ ले 8 का, उसकी मर्जी, जैसा तुम्हारी मर्जी भाई। या किसी सिंगल को भी 15 का पूछ सकता है कि नहीं, या चारों को 15 का पूछ सकता है कि नहीं, तो हम वहां देखेंगे, यहाँ नहीं। मेंस एक, हम देखिए थ्योरी तो वही है, लेकिन मेंस का जब हम आंसर राइटिंग सिखाएंगे, देखिए मेंस के लिए कोई क्लास नहीं होती।
मेंस के लिए जो थ्योरी क्लास है वो प्री और मेंस एक ही है, लेकिन जब बात आती है प्रीलिम्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस की तो वो अलग क्लास हो जाएगा। मेंस की क्वेश्चन राइटिंग की बात, क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्किल की बात होगी तो अलग। तो यहाँ पर मेंस इन द सेंस हमको क्या करना चाहिए इसमें, मेंस के प्रश्नों को कैसे लिखा जाता है यही मेंस है, बाकी थ्योरी तो एक ही है ना। कई लोग मेरे को पूछते हैं सर आप मेंस की क्लास लेते हो? हाँ लेता हूँ। प्री के लेते हो? हाँ लेता हूँ। कितने बजे? 7 से 9:30। मेंस की 7 से 9:30। सर दोनों की एक साथ? तो भाई पूर्वी बघेलखंड के पठार को प्रीम भी वही बोलते हैं, मेंस में भी वही बोलते हैं, तो मैं कैसे करूं इसको? अलग अलग सिलेबस है। हाँ भाई, लेकिन जब बारी आएगी किसकी, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की, तो ये क्लास सेपरेट हो जाएगी ना। मेंस वाले मेंस में, प्री वाले प्री में। एक साथ हम ओवरलैप कर रहे हैं क्या इन चीज को? पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू, उसके बाद फिर मेंस का क्या होगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगा। समझ आ गया? तो ये हुआ हमारे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। इसमें एक चीज है जो छूट गया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसके उप विभाजन। क्या बोल सकते हैं उसको हम? उप विभाजन। उप विभाजन हमको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी भूभाग का कुछ ना कुछ क्या होता है, उप विभाग होता है। उप विभाग मतलब वो छोटे छोटे और हिस्सों में बटा होता है। तो इसको ध्यान से देखो आप लोग। तो जो हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इसके कौन कौन से उप विभाग है ये अभी रटने हैं आपको, है ना। तो देखो ध्यान से देखिए, अब हम इसमें से पूरा जो राजनीतिक सीमा वाला छत्तीसगढ़ का नक्शा है उसको हटा दिए हैं। हम इसमें केवल कौन सा लाए हैं, प्राकृतिक को। तो प्राकृतिक में देख रहे हो तो हमको यहाँ पर कन्हार बेसिन मिल रहा है। तो कन्हार बेसिन कन्हार नदी से बनेगा, और रिहंद बेसिन रिहंद बेसिन से बनेगा। यहाँ पर हमको ना सोहागपुर बेसिन मिल जाता है। यहाँ पर कौन सी बेसिन मिल जाती है, सोहागपुर बेसिन मिल जाएगा, ठीक है। और इधर हमको क्या मिल रहा है, देखो सरगुजा बेसिन। ये कौन सा बेसिन, सरगुजा। वो जो बीच वाला पूरा भाग जो दिख रहा है वो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है। उसके बाद इधर देखो हसदो रामपुर बेसिन, जो कि मनेन्द्रगढ़ में मिलेगा, हल्का सा कोरिया और कोरबा में मिलता है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कोरबा में और सरगुजा में, और थोड़ा सा हमको रायगढ़ में मिलता है। तो कई कई जगहों में ना इसको पूर्वी बघेलखंड के पठार में रखते हैं, और कई बार इसको किस में रख देते हैं, महानदी बेसिन में। आगे बात समझ में। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी को रख सकते हो आप महानदी बेसिन में, क्योंकि महानदी बेसिन के सीमांत पर उच्च भूमियां हैं। तो उच्च भूमि हो जाएगा कि नहीं, पहाड़ी। क्लियर है? तो आप हसदो रामपुर बेसिन को रख सकते हो पूर्वी बघेलखंड के पठार में, और छुरी उदयपुर की पहाड़ी को किस में शामिल कर लेना, महानदी बेसिन में। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे अभी तक से कोई प्रश्न ऐसा आया नहीं है, और आएगा तो अपने स्वविवेक का इस्तेमाल उत्तर में ABCD देख करके करना, ठीक है। आपको कोई गलत होने वाली चांसेस नहीं रहेगी। आ गई बात समझ में। तो अब जब इसको देखते हो इसके कौन कौन से उप विभाग है, तो कैसे देखोगे, एक में बना लो आप लोग बेसिन संरचना। क्या बना लोगे बाबू, बेसिन संरचना। तो बेसिन का बना लो आप लोग। तो कौन कौन सा बेसिन मिला हमको, एक तो मिला हमको रिहंद बेसिन मिला ना, दूसरा कौन सा बेसिन मिला, कन्हर बेसिन, कन्हर बेसिन, ठीक। तीसरा कौन सा मिला, सोहागपुर बेसिन, सोहागपुर बेसिन। और चौथा कौन सा मिला, सरगुजा बेसिन। तो हमको 4 बेसिन मिला कि नहीं मिला, मिला ना। अब देखते हैं हम पहाड़ी संरचना। तो पहाड़ी में हमको क्या मिलती है, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। समझ आ गया। और दूसरा हमको क्या मिला, छुरी उदयपुर। छुरी उदयपुर की नहीं बोलना है तो यहाँ पर और छोटी छोटी बहुत सारी पहाड़ियाँ मिल जाती हैं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे कि कैमूर पहाड़ी मिलता है ना, कैमूर पहाड़ी, ठीक है। और क्या मिलता है आपको, रामगढ़ की पहाड़ी, इस तरह की पहाड़ी मिलती है, ठीक है। सीता लेखनी की पहाड़ी, ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो मैं सीता लेखनी के शामिल तो नहीं करूंगा। रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार काफी ज्यादा है, कैमूर, और इसी कैमूर के अंदर आ जाता है सोनहट। तो मेन पहाड़ी को मैं ले लिया कौन कौन सा, चांग बखार, कैमूर और रामगढ़, ये सब यहीं पर पड़ेगा, है ना। तो मुख्य वाला कौन सा हुआ, चांग बखार। उसके बाद क्या बोल सकते हो, कैमूर। उसके बाद क्या बोल सकते हो, रामगढ़। बाकी सब चिल्हर है, जैसे सीता लेखनी, है ना। एक बार चर्चा में था, करंट अफेयर में आया था कुछ न्यूज़पेपर में, और उसके बाद आपके क्वेश्चन में आ गया जी, सीता लेखनी की पहाड़ी ऐसा करके। और जब सीता लेखनी की पहाड़ी आया तो हमारे महान पुस्तक लेखकों ने क्या कर लिया, उसको अपने पुस्तक में शामिल लिख कर दिया, और बाजू में लिख दिया सन, लिख दिया ना। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके प्रश्न पूछने से पहले उस बुक में शामिल था,
तो क्या मतलब का ऐसे बुक का मेरे को बताओ तो, जो पेपर होने के बाद आपके पुस्तक में आए, कोई मतलब का है? भाई पेपर आने से पहले रहे तब तो काम का ना। यहां तक समझ आ गया? चलो दूसरा देखते हैं अब हम, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। ये क्लियर हो गया कि नहीं सबको? चलो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, इसको मिटा दूं, इसका कोई रोल नहीं है अब। तो कौन कौन सा उपविभाग, इतना ही है ना? रिहंद, कन्हार, सुहागपुर, सरगुजा, चांग बखार, कैमूर और रामगढ़। बाकी सब पहाड़ी छोटी मोटी है, उसको हमको फोकस नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों का वो हिस्सा है। ठीक है भाई, इसी पहाड़ियों का हिस्सा है। मिटा दूं इसको। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में हमको ये संरचनाएं मिली। तो आप लोगों ने देखा बेसिन संरचना मिला और पहाड़ी संरचना मिला है ना, और ऊंचाई में है ये काफी ज्यादा, इसलिए इसको पठार बोल देते हैं। कंप्लीटली ये क्या है? पठार। पठार की ऊंचाई, पर्वत भी पठार बन सकती है और पहाड़ी भी। तिब्बत का पठार 5000 मीटर ऊंचा है कि नहीं है भाई? तो फिर सबसे ऊंचाई वाला है ना, तो पर्वत में भी बनेगा और पहाड़ में। चलो इसको देखो, जसपुर सामरी, क्या बोलोगे इसको? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो देखो ये बलरामपुर में हमको मिलता है सामरी पाठ। ये कौन सा हुआ? सामरी पाठ। सामरी पाठ देखो पश्चिम में लहसुन पाठ में, और पूर्व में देखो जमीर पाठ में। ऐसा कुछ विभाजन हल्का सा दिख रहा है कि नहीं इसको? और इन संयुक्त संरचना को बोला जाता है सामरी पाठ, है ना। और बीच से हमारी कौन सी नदी गुजर जाती है? यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम है कन्हर नदी, है ना। और ये यही दो भाग में बांट दिया सामरी पाठ को, पश्चिम में लहसुन पाठ और पूर्व में मीर पाठ। और इसी में हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ पर मिलेगा आपको? लहसुन पाठ में, लहसुन पाठ में, लहसुन पाठ में मिलेगा, है ना। 1225 मीटर। तो सामरी पाठ, इसी सामरी पाठ दो पाठों का संयुक्त नाम है, लहसुन पाठ, जमीर पाठ। ठीक, तो लहसुन पाठ, जमीर पाठ, सामरी पाठ, तीनों क्लियर हो गया। इसी के ठीक नीचे आते हैं तो आपको दिखता है पंडरा पाठ। ये देखो यहाँ पर कौन सी पाठ दिख रही? पंडरा। पंडरा पाठ से ही देखो ऊपर तरफ कौन सी नदी जा रही है? उत्तर में कन्हार नदी। और दक्षिण में ना, दक्षिण में कौन सी नदी जाती है आपको पता है? दक्षिण में चला जाता है हमारी कौन सी नदी? ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी। आगे बात समझ में, पंडरा पाठ। और आप देखो सबसे बड़ा जो पाठ प्रदेश देख रहे हैं वो कौन सा पाठ प्रदेश है? जसपुर पाठ प्रदेश, जसपुर सामरी पाठ, ऐसा नाम है ना भाई। तो जसपुर का जसपुर और सामरी का सामरी, बलरामपुर के सामरी, दोनों को बना के क्या बोल दिया गया इसको? जसपुर सामरी पाठ। अब भाई हमारे नेता लोग तो टाइप के तो नहीं है, हमारे भौगोलिकविद लोग, है ना भाई। जैसे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, सुईखदान, गंडई, उस टाइप के लोग रहते ना, तो कैसे नाम रखते? जसपुर सामरी मैन पाठ, ऐसा नाम होता ना। बदकिस्मत से नहीं थे। चलो आगे देखो, इसके बाद कौन सा आ रहा है? जारंग पाठ, जारंग पाठ। और जारंग पाठ के नीचे कौन सा आ रहा है? मैन पाठ। और इसके नीचे फिर बहुत बड़ा पठार आ रहा है हमारा, पत्थलगांव लेलुंगा का पठार, पत्थलगांव लेलुंगा का पठार। पत्थलगांव जसपुर में पड़ेगा और लेलुंगा रायगढ़ में पड़ेगा। तो कितने भागों में बांटा गया? देखो एक तरफ हमारा पाठ प्रदेश पड़ रहा है, ढेर सारे हमारे पाठ प्रदेश आ गए, है ना। ढेर सारे पाठ प्रदेश, तो कौन कौन सा आया भाई? एक तो हुआ हमारा सामरी पाठ, सामरी पाठ। इसी को हम कुसमी पाठ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसी को हम कुसमी पाठ भी बोल देते हैं। इसी को हम नीच घाट भी बोल देते हैं। नीच मतलब नीचता वाला नहीं भाई, नीच घाट मतलब नीचे वाला, हाईएस्ट अल्टीट्यूड के संबंध में है। सॉरी, उच्च घाट यार, ऊपर में है इसलिए क्या बोलेगा उसको? ऊंची घाट, ऊंची घाट, ऊंची घाट, क्या बोलेगा उसको? ऊंची घाट। इसके नीचे जसपुर को हम क्या बोलते हैं? नीच घाट। अरे ये क्या हो रहा है तमाशा, ये सब मेरे को पसंद नहीं आता। अब मैं लिख रहा हूं तो लिखाना चाहिए ना। फिर आ गया, दिमाग चाट के रखा है ये। क्या बोलोगे जी? ऊंच घाट। अभी अपने ग्रीन बोर्ड में लिखते हैं ना चाक पकड़ के, तो कुछ नहीं होता। ये तकनीक है, हाँ सुविधा देने के लिए आया कि तो मुसीबत पैदा करने के लिए आया है। समझ नहीं आता, बाजू में एआई लिखा है, कोई काम के नहीं। ठीक है, सामरी पाठ हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कुसमी पाठ या फिर ऊंच घाट। ये सब इसके अलग अलग नाम है, याद हो जाएगा। दूसरा हो जाता है हमारा जसपुर पाठ। क्या बोलोगे? जसपुर पाठ। इसको हम जसपुर पाठ ही कहेंगे।
और नीच घाट कहते हैं। नीच या नीची घाट, नीच बोलोगे तो खराब लग रहा है ना, नीची घाट कह देता हूँ। ठीक है, अब नीचता ही नहीं लग रहा होगा। ठीक है, नीची घाट क्या बोलोगे, नीची घाट। इन सब के अलावा हमको क्या देखने को मिला, ठीक है, मैन पार्ट। क्या देखने को मिलता है, मैन पार्ट मिला ना भाई। और सामरी पार्ट के ही दो, इसके दो लइका है, कौन कौन सा, लहसुन पार्ट और जमीर पार्ट। हो गया, मैन पार्ट आया ना। देखिए जसपुर पार्ट जब बोलते हो नीची घाट, तो वहीं पर आपको मिल जाता है पंडरा पार्ट। पंडरा पार्ट, पंडरा पार्ट याद रहेगा भाई, पंडरा पार्ट। और एक और बच गया, जल्दी बोलो, जारंग पार्ट, जारंग पार्ट। तो ये 5 मुख्य रूप से पार्ट प्रदेश हो गए, इसमें 2 और आ जाएगा तो 7 अलग अलग बोलोगे तो। ठीक है भाई, तो मुख्य रूप से तो यही हुआ ना भाई। कितने पार्ट हो गए देखो, एक इसको कंप्लीटली एक मानोगे कि नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अलग अलग गिन दोगे तो अलग अलग गिनो यार इसको। हो गया। और एक पठार है हमारा पत्थल गांव लेलूंगा का पठार, याद हो जाएगा हमको, याद हो जाएगा ना। तो ये फिजिकल डिवीजन अच्छे से याद करना है आपको। याद हो गई, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जसपुर पाठ पूरी तरह से हमारा कहाँ पर पड़ेगा, जसपुर में। इसी में आपका कुनकुरी वगैरह, जसपुर, बगीचा, ये सब इसी में पड़ जाएगा। पंडरा पाठ बगीचा साइड रख जाता है ना, मनोरा, ये सब इधर में हमको क्या मिलेगा, पंडरा पाठ। और ये हमारा शंकरगढ़ साइड में ये, ठीक है। और कहाँ लग जाएगा हमारा, ये ऊपर साइड लुंड्रा वगैरह आ जाता है ना, और मैन पार्ट में सीतापुर वगैरह आ जाता है, और खुद मैन मैन पार्ट। ठीक, और पत्थल गांव तो पत्थल गांव है जसपुर का, और इधर रायगढ़ का ले लूंगा। और सामरी पार्ट बोले तो ये भी हमारा पूरी तरह से सामरी तहसील आ जाता है। ठीक है, हो गया ना भाई। तो ये हो गया जसपुर सामरी पार्ट के उप विभाग। ये उप विभाग अच्छे से याद करिए। आगे बढ़ूं मैं, चलो अब आ जाते हैं हम छत्तीसगढ़ के मैदान में। उप विभाग याद होते जा रहा है ना, कि नहीं याद हो रहा है, हो रहा है, झूठ थोड़ी बोल रहे हो। झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में सांप है, वो सब जानते हो ना बचपन में। फिर वही तेरा, आप लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलो, महानदी छत्तीसगढ़ का मैदान, इसे महानदी का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महानदी का मैदान। इसे हम छत्तीसगढ़ का मैदान भी कह देते हैं। किसका मैदान कहते हैं, चूंकि पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाव है इसका, एक पहचान देता है हमको ये, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोल देते हैं। आगे बात समझ में। तो कौन कौन सा आएगा, देखो ये जो मैदान है ना, इस मैदान के चारों तरफ ऊंची भूमि पड़ेगी, पहाड़ी वक्की संरचना। ऊंची भूमि मतलब पहाड़ी संरचना, वो पठार भी हो सकता है और पहाड़ी भी हो सकता है, पर्वत भी हो सकता है। तो सीमांत पर, सीमा के अंत पर उच्च भूमियां मिलेगी, और बीच में है हमारा मैदान। बीच में हमारा क्या है भैया, मैदान है। देखो इसके उत्तर में हमको क्या देखने को मिल रहा है, पेंड्रा लोरमी का पठार। और इधर जैसे ही आते हो हमको क्या मिल जाता है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, है ना। और इसके बाद इधर आते हो तो मिलता है चंवर ढाल की पहाड़ी। मिला ना भाई, चंवर पाट भी बोल देते हैं, चंवर ढाल भी बोल देते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला, बोलो बोलो जल्दी से, पेंड्रा लोरमी का पठार। दूसरा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। और तीसरा, चंवर ढाल की पहाड़ी। तो उत्तर में जो हमारा जो मैदान है ना भाई, ये जो हमारा मैदान है, वो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसमें कौन किससे किससे घिरा है, देखो हमारा ये घिरा है किससे, पेंड्रा लोरमी के पठार से। आगे बात समझ में। और उसके बाद किससे घिरा है, ये छुरी उदयपुर, छुरी उदयपुर। ठीक है, और किससे घिरा है, ये चंवर ढाल। ठीक है, चंवर ढाल। अब उत्तर कहने का मतलब एकदम उत्तर नहीं है भाई, ये कुछ इस तरह से है ना, ये ऐसा। आगे बात समझ में, इस तरह से गिरा है। और इधर पूरा हमको मिल जाएगा कौन सा, इधर मैकल। इधर पूरी तरह से हमको क्या मिलेगा, ये वाला एरिया में मैकल, इधर पूरा मिलता है हमको मैकल। ठीक है, और उसके बाद इधर दक्षिण में हमको मिलेगा दुर्ग उच्च भूमि। क्या मिलेगा दक्षिण में, दुर्ग उच्च भूमि। और उसके बाद इधर हमको क्या मिल जाता है, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो आप देख रहे हो चारों तरफ हमारी इसके क्या है भाई, उच्च भूमियां है कि नहीं है। और इसी उच्च भूमि के बीच में हमको मिलता है मैदान। ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो ये आ गया ना आपका मैकल सीरीज, ये कौन सी पहाड़ी है, मैकल।
ठीक है। और ये है दुर्ग उच्च भूमि, और ये है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में बहुत सारी पहाड़ी मिलेगी। जैसे धमतरी चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिहावा पर्वत मिलेगा ना भैया। कौन सा मिलेगा, सिहावा पर्वत। ठीक है। जैसे ही महासमुंद में आते हो आपको क्या मिल जाता है, धारी डोंगर। हाँ, मिलता है कि नहीं मिलता है, जिसको शिशुपालगढ़ की पहाड़ भी कह देते हैं हम। वही बोलते हो ना, अच्छा नज़ारा रहता है, अभी के लायक, घूमने लायक है। चलो, तो सीमांत पे क्या मिलेगी, ऊंची ऊंची भूमियां मिलेगी, है ना। तो उत्तर में मिल गया हमको पेंड्रा लोरमी का पठार और छुरी उदयपुर की पहाड़ी और चमर ढाल। ये उत्तर मतलब एक तरह से मैं बोलूं तो ये हमको मिलता है, इस डायरेक्शन में मिला, पेंड्रा लोरमी का पठार यहाँ तक मिला कि नहीं मिला, और उसके बाद छुरी उदयपुर की पहाड़ी यहाँ पर हो गया, और उसके बाद ये हो गया चमर ढाल। बस, तो ये एकदम डायरेक्शनल बेस पे बोलोगे तो कहाँ आ जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, और ये नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ तक। आ गई बात समझ में। और मैकल बोलोगे तो पूरा ऐसे आएगा कि नहीं, तो मैकल भी कहाँ गया बताओ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, और उसके बाद फिर क्या बोलोगे, ये साउथ वेस्ट। दुर्ग उच्च भूमि बोलोगे तो किस में आ जाता है, ये भी साउथ वेस्ट और साउथ में। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि बोलोगे तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, साउथ ईस्ट। आगे बात समझ में। अब इसके बीच जो घिरा है वही है हमारा मैदान। अब ध्यान से देखो मैदान कहाँ पर पड़ेगा, है ना। ये देखो, यहाँ पर आपको रायगढ़ बेसिन दिख रही है, नीचे में सारंगढ़ बेसिन दिख रहा है ना, ये देखो। और इधर दिख रहा होगा आपको कोरबा बेसिन, और इधर दिख रहा होगा पूरी तरह से बिलासपुर बेसिन। और इधर देखो पूरी तरह से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से देखोगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ये हो गया शिवनाथ नदी, ठीक है। और ये हो गई हमारी कौन सी नदी, महानदी। कौन सी नदी, महानदी है ना, हाँ ठीक है, महानदी है। चलो ध्यान दो अब। तो यहाँ पर देखो ये वाला इलाका कौन सा है, बिलासपुर का मैदान, बिलासपुर से रायगढ़ का मैदान। यह है कोरबा बेसिन, और ये सिर्फ और सिर्फ रायगढ़ का मैदान, और ये सारंगढ़ का। और यहाँ पर देखो महानदी पार सकड़ा मैदान मिला, और ये कौन सा है, शिवनाथ महानदी दोआब, और यह है शिवनाथ पार का मैदान। तो मैदान जैसे ही मैं बोलता हूँ महानदी का मैदान, तो महानदी नदी के मैदान उच्च भूमि और मैदानी प्रदेशों में बटा हुआ है। तो उच्च भूमि जब मैं बात करता हूं तो बोलूंगा पेंड्रा लोरमी का पठार, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, चंवर ढाल की पहाड़ी, मैकल पहाड़ी, दुर्ग उच्च भूमि और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ये कंप्लीट मेरा उच्च भूमि हो गया। इसको हम उत्तरी उच्च भूमि भी नाम दे सकते हैं। उत्तरी उच्च भूमि में हम किसको कैटेगराइज कर सकते हैं, पेंड्रा लोरमी का पठार, छुरी उदयपुर की पहाड़ी और चंवर ढाल की पहाड़ी। ठीक है। दक्षिणी उच्च भूमि में हम दुर्ग उच्च भूमि को रख सकते हैं, और इसके बाद आ जाता है हमारी पूर्वी साइड में, जिसमें हम धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में बोलेंगे, जिसका विस्तार धमतरी से लेकर के महासमुंद तक जाएगा। आगे बात समझ में। और पश्चिम में हमारा आ जाता है मैकल, जो कि पूरा कहाँ से आ रहा है, वो पूरा पेंड्रा लोरमी है, पेंड्रा से आ रहे हैं ना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके नीचे फिर मुंगेली, उसके नीचे कवर्धा, उसके नीचे केसीजी, उसके नीचे राजनांदगांव, उसके नीचे मोहला मानपुर, पूरा यहाँ तक हमारा क्या जाएगा, मैकल। क्लियर। तो ये बीच वाला भाग ही हमारा क्या कहलाता है, मैदान। ये कंप्लीट भाग, ये हमारा देखो, ये सब कंप्लीट भाग, ये क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैदान है। ये कांड हो जाता है ना इसमें, इतना मेहनत करोगे इसे घोर घोर के, और ये बीच में लटका देगा। तो ये वाला एरिया पूरा हमारा क्या है, मैदान। और ये पूरा मैदान किससे घिरा हुआ है, क्या नौटंकी है इसका, ठीक, ये मैदान हो गया, इसी को हम महानदी बेसिन बोलते हैं। और इसके चारों तरफ क्या मिलेगा हमको, ठीक है, चारों तरफ उच्च भूमि, और सबको मिला के हम उसको छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी का मैदान कह सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इसमें ज्यादा पार्ट्स हैं, याद हो जाएंगे। चलो, अगर ये याद हो गया तो आगे देखता हूं मैं अब। ठीक, चलो आगे देखें। लास्ट आ जाता है हमारा दंडकारण्य का पठार। तो थोड़ा सा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी दक्षिणी वाला, और कांकेर, इसमें पड़ जाएगा हमारा कोटरी बेसिन। कोटरी एक नदी का नाम है ना, परल कोट नदी या कोटरी नदी, दोनों एक ही हुआ ना भाई।
परलकोट इसी नदी के तट पर है। आप लोग इतिहास में पढ़ोगे परलकोट विद्रोह गेंद सिंह का, किसका जी? बस्तर के पहले शहीद कौन कहलाते हैं? गेंद सिंह। वहां के राजमहल के सामने उसको फांसी दे दी गई थी ना उसको। चलो, कोटरी बेसिन, और इसके ठीक नीचे आते हो तो नारायणपुर और हल्का सा अबूझ बीजापुर में आपको अबूझमाड़ की पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलता है। अबूझमाड़ है ना, अबूझमाड़ क्या बोलोगे? एक समय तक अबूझमाड़ था, है ना, अब इसको जान गए हैं, अब इसको, ठीक है ना भाई। अब क्या बोलोगे? बूझमाड़। अब इसको काट दो, बूझमाड़। प्रशासन जान गई, जनता जान गई, अडानी जान गया। हाँ, जान गए कि नहीं भाई? पहले हमारी हसदो ले गया, और अब हमारा क्या जाने वाला है? बस्तर। बस्तर जाने वाला है कि नहीं भाई? पहले काटे हमारे हसदो को, 3.5 लाख पेड़ को निर्ममता पूर्वक काट दिया गया, और उसके बाद फिर अपने राजभवन में लगा रहे हैं एक ठोक को, दहीमन का वृक्ष। क्या कर डालोगे? इसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। समझ गए ना भाई? बुरी तरह से काटा गया है। किस जंगल को? हसदो को। हसदो जंगल, देखिए, कोई भी जंगल का विनाश करना है, किसी भी प्राइवेट कंपनी को माइंस के लिए देना है, तो उसकी कुछ कैटेगरी होती है। वहां पर 10 किलोमीटर के रेंज में, है ना, जो भी आपका जंगल पड़ेगा उसके 10 किलोमीटर की एरिया देखी जाती है। अगर 10 किलोमीटर के एरिया में कोई धार्मिक केंद्र नहीं होना चाहिए, कोई धार्मिक महत्व के केंद्र नहीं होना चाहिए, कोई पुरातात्विक महत्व के केंद्र नहीं होने चाहिए। समझ आ रहा है ना भाई? और कोई प्राकृतिक वन्य जीव, वन्य जीव तो प्राकृतिक ही होगा, वन्य जीवों की संरक्षण स्थली नहीं होनी चाहिए। यहीं से हमारे लेमरू की दूरी कितनी है? अंडर 10 किलोमीटर। ठीक है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा अंडर 10 किलोमीटर। समझ आ रहे हैं ना भाई? और जितने भी हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं वो भी अंडर 10 किलोमीटर। रामगढ़ भगवान राम की स्थली है, एक तरफ तुम बनवाते हो राम मंदिर, और दूसरे तरफ हम हमारे राम जी की निशानी को मिटा रहे हो आप। समझ आ रहा है ना? जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो हसदो जंगल से इन सब की दूरी 10 किलोमीटर के अंदर थी मित्रों, और जैसे ही सरकार बदली इन सब की दूरी 10 किलोमीटर से दूर चली गई। वाह, ऐसे काम होते हैं हमारे यहाँ। समझ गए ना भाई? जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो ये 8 किलोमीटर की दूरी पर था, और जैसे ही नई सरकार बनी तो वो 10 किलोमीटर से ज्यादा चले गया। और यहाँ से उनको क्या मिल गया? और ये हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब बोलता है कि ये अब कितने दूरी पर है? 11 किलोमीटर की दूरी पर। जब यहाँ माइंस होगी तो खुदाई होगी, ब्लास्टिंग होगा, वाइब्रेशन होगा, तो हमारे पर्वतों पर, रामगढ़ पर क्रैक्स आएंगे कि नहीं आएंगे? लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा के अस्तित्व संकट में है। ये हमारे पुरातात्विक धार्मिक महत्व के केंद्र है कि नहीं? जब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना भी नहीं की थी, उससे पहले यहाँ नाटक होते थे। ये कोई हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं है, ये हमारे विश्व की पहचान है जो मिटने वाला है। समझ गए ना भाई? जहां देवदासी और सुतनुका के प्रेम, पहले अभिलेखी प्रेम संदेश का वर्णन है, जब ना कोई रोमियो था ना कोई जूलियट था। समझ गए? तो इस पूरे विश्व में प्रेम की सच्ची निशानी लिखने वाले थे कौन? सुतनुका और देवदिन। वो भी हमसे मिटने वाला है। जहां पर हाथियों का संरक्षण है, अभी हम कल हाथी दिवस मनाए ना, एलिफेंट बचाओ। कहां से बचाएंगे हम? कहां से बचाएंगे? 5 जून को पर्यावरण दिवस में नौटंकी करते हुए पेड़ लगाने का, और इधर 3.5 लाख आपने पेड़ काट दिया। इसकी रिकवरी हो पाएगी? आपने केवल पेड़ नहीं काटे हैं, घर उजाड़े हैं आपने, बायोडायवर्सिटी छीना है आपने हमारे छत्तीसगढ़ से। न जाने कितने परिंदों के घर छीन लिए, न जाने कितने वन्य जीवों के घर छीन लिए, और न जाने कितने ट्राइब्स की कल्चर छीन लिए आप। तो आपने तो केवल छीन लिया ना, और छीन के किसको दे दिया? और इसका कोई आउटपुट आप छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा? जब बारी आएगी नौकरी की तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, वो बाहर से लाया जाएगा। समझ आ रहा ना भाई? ये तांडव हो रहा है हमारे देश में। तो प्लीज हमारे वन को बचाइए, बायोडायवर्सिटी को बचाइए, हमारे प्राकृतिक स्थलों को बचाइए, हमारे पुरातात्विक और धार्मिक केंद्र को बचाइए। एक तरफ राम मंदिर का छलावा और दूसरी तरफ हमारे राम को हमसे ही छीनने वाले हैं।
समझ गए ना भाई, ये हो रहा है देश में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोटरी बेसिन समझ आ गया। अबूझ माणकी पहाड़ी, इसके ठीक नीचे आते हो तो बस्तर से लेकर बीजापुर से लेकर के बैलाडीला दंतेवाड़ा को छोड़ते हुए चलना और आप सुकमा तक जाना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान समझ आ गया, क्या बोलोगे, बस्तर का मैदान। उसके बाद फिर देखो पूरा कोंडा गांव आ गया आपका, और पूरी तरह से बस्तर और हल्का सा दंतेवाड़ा, इस पूरे भाग में आपको क्या मिल जाएगी, बस्तर का पठार। बस्तर का पठार, और इसी बस्तर के पठार के अंतर्गत बस्तर इंद्रावती का बेसिन भी मिल जाएगा, क्योंकि जब नदी बन जाती है तो अपने डिपॉजिट्स बिछा देती है, तो वहां पर एक बेसिन या बैंक बन जाती है, मैदानी संरचना, तो वो इसी के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ से जब देखोगे जो इंद्रावती नदी है बिल्कुल बस्तर के पठार के को चीरते हुए चलती है कि नहीं जाती है भाई। हाँ, तो इस प्रकार बस्तर के पठार को दो टुकड़ों में बांट देती है, उत्तरी पठार या उसी को हम उत्तर पूर्वी पठार और दक्षिणी पठार भी कह देते हैं। आगे बात समझ में। तो कौन कौन से उप विभाग मिले, जल्दी बोलो। कोटरी बेसिन, दूसरा, तीसरा और चौथा, और बाकी जो आएगा जैसे कि हमारा इंद्रावती बेसिन हुआ, या उसूर की पहाड़ी हुआ, या गोलापल्ली की पहाड़ी हुआ, या बैलाडीला की पहाड़ी हुआ, सब इसी के पार्ट रहेंगे, सब इसी के पार्ट है। आगे बात समझ में। तो मुख्य विभाग को याद रखोगे तो मुख्य विभाजन है कोटरी बेसिन, अबूझमाड़ की पहाड़ी, और बस्तर का मैदान और बस्तर का पठार। बस्तर का मैदान और बस्तर का पठार, सबसे बड़ी संरचना है बस्तर के पठार की। अबूझमाड़ की पहाड़ी भी स्वयं किसका पार्ट है, बस्तर के पठार का ही है, लेकिन इसकी बड़ी विशेषता के कारण मैंने उसको अलग से लिख दिया। तो सबसे बड़ा पार्ट हो गया बस्तर का पठार, दूसरा बस्तर का मैदान, और तीसरा कोटरी बेसिन। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंद्रावती बेसिन बनता है ना, तो इसके भी उप विभाग याद हो गए कि नहीं हो गए। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक विभाजन, समझ गए। अब उप विभाग में आपने देखा होगा पर्वत, पठार, मैदान और बेसिन, ठीक, यह पाठ संरचना। तो उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेते हैं अभी उसको, ठीक है। बैटरी देख लेते हैं।